भारत में ऊर्जा परिदृश्य यानी एनर्जी सिनेरियो। खनिज संसाधन समाप्त हो गया। खनिज संसाधन के बाद हम इस अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी बातों का अध्ययन होगा, बहुत सारे आंकड़े भी हैं। ऊर्जा परिदृश्य में अक्सर आंकड़े पूछे जाते हैं। आंकड़ों के अलावा ऊर्जा के जितने रूप हैं वो अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। ताप विद्युत अलग पढ़ाया जाएगा, जल विद्युत अलग पढ़ाया जाएगा, परमाणु विद्युत अलग पढ़ाया जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा जिसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं वो अलग से पढ़ा जाएगा, है ना। तो ऊर्जा के सभी रूपों का अध्ययन बारी बारी होगा। फिलहाल ऊर्जा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, मतलब फ्रंट रो के सवाल जो कि बार बार पूछे जाते हैं, पहली कतार के जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ ताकि सभी महत्वपूर्ण चीज़ें फिलहाल एक जगह पे कलेक्ट रहें। महत्वपूर्ण सब है लेकिन शुरुआत करने के लिए ये तरीका मुझे बेटर लगा। आइए देखते हैं। दुनिया में ऊर्जा का यानी विद्युत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा खपत करने वाला भी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस मामले में भारत का स्थान दुनिया में 5वां है, यानी विद्युत के उत्पादन और खपत में भारत 5वें स्थान पर आकर ठहरता है। विद्युत उत्पादन के भारत में नए आंकड़े आ गए हैं 2017 के, काफ़ी बदलाव आया है, ठीक है। जून 2017 में यानी कि जून 2017 तक हमारे देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 3,29,000 मेगावाट थी। जून 2017 तक कितना है? विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 3,29,000 मेगावाट। ये विद्युत की स्थापित क्षमता क्या होती है और विद्युत का उत्पादन क्या होता है? जैसे कि महाराष्ट्र राज्य में मान लेते हैं, महाराष्ट्र राज्य में 30 प्लांट लगे हैं। किसके? थर्मल पावर के, थर्मल एनर्जी के, ताप विद्युत के, जहाँ कोयले को जलाकर विद्युत बनाया जाता है उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। जब ऊपर से पानी गिराकर जहाँ झरने गिरते रहते हैं उसके नीचे जब प्लांट लगा दिया जाता है तो उसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं या हाइड्रो पावर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में कुल मिलाकर 30 प्लांट लगे हैं, तो उन 30 प्लांटों की जो पूरी क्षमता है, 30 प्लांटों की जो पूरी क्षमता है उसे हम कहते हैं महाराष्ट्र राज्य में विद्युत की स्थापित क्षमता, उसे स्थापित क्षमता कहते हैं। लेकिन तब क्या हो, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कोयला नहीं के बराबर पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में कोयला ताप विद्युत में यानी थर्मल पावर में नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र में कोयला नहीं होता है। कोयला जलाकर थर्मल पावर बनाया जाता है, तो कोयला महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ से मंगाया जाता है, आंध्र प्रदेश से मंगाया जाता है। तो मान लेते हैं कोयले की सप्लाई रुक गई, है ना। अगर छत्तीसगढ़ से जो महाराष्ट्र को कोयले की सप्लाई अगर थोड़ी कम हो जाती है तो महाराष्ट्र राज्य में जो थर्मल प्लांट्स हैं क्या वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र राज्य में उत्पादन बिजली का कम होगा। तो यही कारण है कि विद्युत की स्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन जो वास्तविक उत्पादन होता है इन दोनों में अंतर लगातार बना रहता है। यानी एक ही राज्य में विद्युत की स्थापित क्षमता कुछ और होती है और प्रोडक्शन कुछ और होता है। इस पर डिपेंड करता है कि कोयले की सप्लाई कितनी हुई। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यानी जल विद्युत परियोजना है तो किसी वर्ष बारिश कम हुई, झरने के रूप में पानी कम गिरा, है ना, बांध से जो पानी गिराया जाता है वो कम गिरा, फिर उत्पादन घट गया। यानी कि वहां पर जल विद्युत की क्षमता कुछ और है और उत्पादन कुछ और हो रहा है। इस पर डिपेंड करता है कि पानी का कितना उपयोग किया गया, पानी कितना बरसा। अगर किसी साथ सूखा पड़ गया तो जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ये अलग बात है कि क्षमता उतनी ही रहती है जितनी स्थापित की गई है। समझ गया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, तो वही मैं बता रहा हूं कि जून 2017 में देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता, तो हम स्थापित क्षमता की बात करते हैं। क्यों? उत्पादन प्रतिवर्ष गिरता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उत्पादन की बात न करके किसकी बात की जाती है? स्थापित क्षमता की बात की जाती है ना। और यही प्रमाणिक आंकड़ा माना जाता है, ठीक है। तो देश की कुल विद्युत की स्थापित क्षमता 3,29,000 मेगावाट है इस समय जून 2017 तक, जिसमें विभिन्न विद्युत उत्पादक क्षेत्रों का अंशदान इस प्रकार है। विद्युत उत्पादक क्षेत्र मतलब ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो विभिन्न विद्युत उत्पादक क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। तापीय विद्युत का योगदान 67% है, सबसे ज्यादा, है ना। थर्मल पावर, आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा बिजली कोयला जलाकर बनाई जा रही है, जबकि कोयला कैसा है?
समाप्त होने वाला संसाधन है। जो संसाधन समाप्त हो जाने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें फिर से नया नहीं किया जा सकता। कोयला एक बार धरती के गर्भ में से खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर से आप कोयला नहीं बना सकते। जबकि पानी क्या है? पानी हमेशा गिरता रहेगा, हमेशा बारिश होती रहेगी, जल का समुद्रों से वाष्पीकरण होगा, मानसून के रूप में भारत के ऊपर वर्षा होगी तो नदियों में पानी बढ़ जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में झरने बढ़ जाएंगे, और पानी कभी समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है। इसलिए जल विद्युत को नवीकरणीय कहते हैं और ताप विद्युत को यानी थर्मल पावर को अनवीकरणीय कहते हैं, है ना। तो जो नवीकरणीय हैं उन्हें हम गैर परंपरागत कहते हैं, और जो समाप्त होने वाले हुए हैं अनवीकरणीय जो हैं उन्हें हम परंपरागत कहते हैं, क्योंकि समाप्त हो जाएंगे इसलिए परंपरागत हैं। जो कभी नहीं समाप्त होगा, जैसे सोलर एनर्जी, है ना। तो सोलर एनर्जी क्या होगा? कभी सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त होगी बहुत बाद, वो हमारे आपकी कल्पना की वस्तु नहीं है। तो सूर्य की ऊर्जा न समाप्त होने वाली चीज है, तो उसे हम कहते हैं गैर परंपरागत, नवीकरणीय गैर परंपरागत, ऐसे बोलते हैं। तो तापीय विद्युत का योगदान, तापीय विद्युत किसमें आ जाता है? अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है। तो तापीय विद्युत का योगदान 67%, जल विद्युत का योगदान 14% है। कुल विद्युत की स्थापित क्षमता की बात कर रहा हूं, उसका प्रतिशत बता रहा हूं। परमाणु विद्युत का 2% है, इसके पहले 3% था, है ना। बाकी क्षेत्रों का अंशदान बढ़ जाने से परमाणु विद्युत का अंशदान थोड़ा कम हो गया। परमाणु विद्युत की जो स्थापित क्षमता है पिछले सालों से अब तक लगातार बढ़ी है। परमाणु विद्युत की स्थापित क्षमता हमारे देश में अभी 2 साल पहले 4000 समथिंग थी, 4760 के लगभग थी मेगावाट, 4760 मेगावाट। लेकिन इस समय परमाणु विद्युत की स्थापित क्षमता हमारे देश में 6700 समथिंग है। तो यानी स्थापित क्षमता बढ़ी है लेकिन अंशदान गिर गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाकी क्षेत्रों का अंशदान बढ़ गया हो। तो परमाणु विद्युत का योगदान 2% पे आ गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि 2 से 3 साल पहले इसका अंशदान 12% हुआ करता था, अब बढ़कर ये 17% हो गया है। तो याद कर लीजिएगा, ये आंकड़े हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इसमें भूल चूक नहीं होनी चाहिए। दोहरा तेरा के जैसे भी इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे देश में इतनी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान मैंने बताया, है ना। भारत में सर्वप्रथम बिजली की सप्लाई कहाँ हुई थी? 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी, पश्चिम बंगाल में। ये पहला स्थान है जहाँ हमारे ब्रिटिश काल में 1897 में दार्जिलिंग में बिजली की सप्लाई की गई। इस समय हमारे देश में कुल 5 ऊर्जा ग्रिडों की स्थापना की गई है। 5 ऊर्जा ग्रिड। एक ऊर्जा ग्रिड क्या होता है? ऊर्जा ग्रिड वो क्षेत्र होता है कि वहीं पे बिजली बनाया जाएगा और वहीं पर उसका प्रबंधन हो जाएगा, यानी उत्पादन, वितरण, पारेषण और प्रबंधन एक ही क्षेत्र में होगा। जैसे कि 5 ऊर्जा ग्रिडों में इन 5 के नाम है: उत्तर भारत ग्रिड, दक्षिण भारत ग्रिड, पश्चिम भारत ग्रिड, पूर्वी भारत ग्रिड और पूर्वोत्तर भारत का एक अलग ग्रिड बना दिया गया है, पूर्वोत्तर भारत का। तो मान लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के ग्रिड की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जो भी बिजली बनाई जाएगी उसका उत्पादन, प्रोडक्शन, खपत सब उसी क्षेत्र में होगा। पूर्वोत्तर भारत की बिजली बिहार नहीं भेजी जाएगी। तो ग्रिड की बिजली एक निश्चित क्षेत्र में रहती है, बाहरी क्षेत्र में नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। तो देश में 5 ऊर्जा ग्रिडों की स्थापना की गई है। हमारे देश में विद्युत खपत की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज होते हैं। सबसे विद्युत की खपत वाले बड़े क्षेत्रों में सबसे नंबर 1 पर उद्योग है, उसके बाद कृषि क्षेत्र है, फिर घरेलू क्षेत्र। याद रखिएगा, विद्युत की खपत सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र में होती है, उसके बाद कृषि क्षेत्र में। खेती किसानी में भी बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, और आज तक सरकार गाँव में 12 घंटे भी बिजली देने में असफल रही है। सरकार का दोष नहीं है, हमारे देश में संसाधनों का कुशल प्रयोग नहीं किया जा सका है अभी तक। नेक्स्ट, तो हमारे देश में सर्वाधिक 35% विद्युत खपत उद्योग क्षेत्र में होता है और 27% विद्युत खपत, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, 35% खपत उद्योग क्षेत्र में होता है और 27% खपत कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है। आइए कुछ हम ऊर्जा जीके जान लेते हैं, है ना। जीके से संबंधित बातें कि कौन से राज्य में बिजली प्रोडक्शन या स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। हमारे देश में विद्युत का सबसे ज्यादा स्थापित क्षमता, बिजली की सबसे ज्यादा स्थापित क्षमता या सबसे ज्यादा बिजली की क्षमता वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसको ऐसे लिखेंगे, हमने यहाँ संक्षेप में लिखा है, लेकिन आप कैसे लिखेंगे? देश में सर्वाधिक विद्युत की स्थापित क्षमता, स्थापित शब्द का प्रयोग करिएगा, क्योंकि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो स्थापित क्षमता पूछा जाएगा, है ना।
तो सर्वाधिक विद्युत की स्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र। अगर सबसे ज्यादा विद्युत की स्थापित क्षमता महाराष्ट्र में है और उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका स्रोत क्या है? तापीय विद्युत है। महाराष्ट्र तापीय विद्युत के उत्पादन में नंबर 1 है और तापीय विद्युत का योगदान हमारे देश में कितना है? थर्मल पावर का 67% है। तो जिस किसी राज्य में भी सबसे ज्यादा थर्मल पावर एनर्जी प्रोडक्शन होगा, वही तो टोटल पावर प्रोडक्शन में नंबर 1 स्थान पे होगा। तो महाराष्ट्र में तापीय विद्युत उत्पादन बहुत ज्यादा है, इसीलिए कुल ऊर्जा उत्पादन भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो कुल विद्युत स्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र, विद्युत उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र, सर्वाधिक ताप विद्युत की स्थापित क्षमता वाला राज्य, ताप विद्युत मतलब जो कोयले से जला के बनाई जाती है, सर्वाधिक ताप विद्युत स्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र, सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन वाला राज्य भी महाराष्ट्र, सर्वाधिक जल विद्युत की स्थापित क्षमता वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जल विद्युत की स्थापित क्षमता वाला राज्य हमारे देश में आंध्र प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। याद कर लीजिएगा इसे। हमारे देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? सौर विद्युत का गुजरात में होता है। लेकिन सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, लेकिन हमारे देश में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि देश में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो हमारे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है। वो क्षमता भी स्थापित नहीं की गई है, हो रही धीरे धीरे, लेकिन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संभाव्यता पॉसिबिलिटी वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, हाँ, सोलर एनर्जी विकास की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है। क्यों? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की ज्यादा संभावना वही होगी जहां साल भर सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं। ठीक है। राजस्थान में, इसके पहले मानसून वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में मानसून पहुंच नहीं पाता है, पहुंचता भी है तो वर्षा बहुत कम होती है। पहला, एक तो पहुंच नहीं पाता है, दूसरा पहुंचता भी है तो हवा में नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसके चलते बारिश नहीं होती है। पहुंचता भी है तो या तो रास्ते में अरावली पर्वत आ जाती है, सारी वर्षा अरावली के पूर्वी ढाल पर हो जाती है, अरावली को पार नहीं कर पाता है मानसून। अगर पार कर भी लिया तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा जब दिल्ली तक पहुंचती है तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते वो पानी गिराती हुई आगे बढ़ती है, पानी गिराते गिराते उसमें हवा में नमी की मात्रा एकदम कम हो जाती है। तो यही कारण है कि राजस्थान में बादल नहीं बनते हैं। अगर राजस्थान में बादल नहीं बनते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ सोलर एनर्जी विकास की अच्छी संभावना है राजस्थान में, है ना। फोटोवोल्टाइक सेल का नाम आपने सुना होगा, आजकल तो बड़ा प्रचलित हो गया है, शहरों से ज्यादा गांव में दिखाई देता है। गांव में जो थोड़ा भी संपन्न वर्ग है तो बड़े शान से फोटोवोल्टाइक सेल अपने छतों के ऊपर लगाए रहते हैं और आने वाले मेहमानों को दिखाते हैं कि वो देखिए हमारे घर में फोटोवोल्टाइक सेल, सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है। यहाँ तक कि अगर आपके पास गाँव में खेती किसानी होती है तो सरकार एक योजना लाई है कि कुछ पैसा आप लगाएंगे, ज्यादातर पैसा सरकार देगी फोटोवोल्टाइक सेल खरीदने के लिए, है ना। वो लगा लेंगे तो आपका जो ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट, उससे चलने लगेगा। तो सरकार इसीलिए कोयले से बिजली बनाकर कहाँ कहाँ बांटेगी सरकार, जबकि कोयले से बिजली एक ही जगह पे बनेगा ना, जबकि फोटोवोल्टाइक सेल घरों घरों पे छत छत पे लगाए जा सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइजिंग तरीका है, विकेंद्रीकृत तरीका है। घर घर में फोटोवोल्टाइक सेल लग जाएंगे तो सरकार को बिजली उत्पादन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी बहुत ही सीमित स्तर पर है, गांव में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। खासकर आप दिल्ली में अगर रहते हो या दिल्ली कभी घूमने गए हो तो वहाँ पे संसद वाले क्षेत्र में जाएंगे जहाँ मंत्रियों के घर होते हैं, अधिकारियों के, तो प्रयोग के तौर पर सबके छतों पर वहाँ लगा रहता है फोटोवोल्टाइक सेल, है ना। तो सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक सेल लगाकर बनाई जाती है। हाँ, नेक्स्ट, सर्वाधिक पवन विद्युत उत्पादक राज्य हमारे देश में विंड एनर्जी उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। सब आगे पढ़ाए जाएंगे, सोलर एनर्जी अलग पढ़ाया जाएगा, पवन ऊर्जा अलग पढ़ाया जाएगा। हम यहाँ परिचय देते हुए चल रहे हैं, अच्छा रहेगा, समझते हुए चलिए। पवन विद्युत की अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल सी बात है, आप कभी समुद्र कोस्टल एरिया में गए हैं, तटीय क्षेत्र में गए हैं तो अनुभव होगा, नहीं गए हैं तो सुन लीजिए। जब आप कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ हवाएं बड़ी तेज चलती हैं,
अगर आप संभल के खड़ी नहीं हुए तो गिर भी सकते हैं। समुद्र की लहरें क्यों वहाँ पे बहुत तेजी से आती हैं तट की तरफ? क्योंकि हवाओं का दबाव बहुत तेज होता है समुद्र की सतह पर। यही कारण है कि समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। तो समुद्र किनारे पे हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं। तो जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलेंगी वहीं पर जो पवन चक्की होती है, आप देखते होंगे जब अमिताभ बच्चन गुजरात के पर्यटन टूरिस्ट एम्बेसडर होते हैं ना, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं कभी तो कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में, जब वो वाला एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा तो आप देखेंगे कि गुजरात में जगह जगह पवन चक्कियां लगी हुई हैं। क्यों लगी हैं गुजरात में? एक खंभा रहता है, खंभे के ऊपर ढेर सारे इस पंखे की तरह डैने लगे रहते हैं, है ना। तो जब हवा चलती है तो उन डैनों को ऐसे ऐसे घुमाती है। कैसे? ऐसे ऐसे पंखे के जो डैने हैं उनको ऐसे से, प्लेटों को ऐसे से घुमाएंगी। तो जब वो घूमेंगी तो उनके ठीक बीचों बीच लगा दिया जाता है क्या? बिजली बनाने वाला जो यंत्र होता है, नाम याद आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, आगे याद आ जाएगा। तो जब वो घूमेगा तो बिजली पैदा होने लगती है। तो यही कारण है कि पवन ऊर्जा के विकास की दृष्टि से तटीय क्षेत्र ही बेस्ट होते हैं। अब आप कहें कि मध्य प्रदेश में आप पवन ऊर्जा का उत्पादन करिए, उत्तर प्रदेश में पवन चक्कियां लगाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। कभी आंधी आ जाती है तो ठीक है, वो तो इतनी तेज होती है कि उखाड़ के लेके चली जाएगी। तो पवन विद्युत उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पे हवाएं विशेष रूप से बहुत तेज चलती हैं, तमिलनाडु के तट पर और गुजरात के तट पर। तो सर्वाधिक पवन विद्युत उत्पादक राज्य हमारे देश में तमिलनाडु है। सर्वाधिक नाभिकीय विद्युत न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा, सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाला राज्य कौन सा है? परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाला राज्य तमिलनाडु है। आपने अक्सर सुना होगा कि रूस तमिलनाडु के कुडानकुलम में बहुत सारे रिएक्टरों की स्थापना कर रहा है, जिसमें से 2 या 3 स्टार्ट भी हो गए हैं, यानी उनसे बिजली बनाना प्रारंभ भी हो गया है। कुडानकुलम में रूस लगा रहा है। तो इन कारणों से जो तमिलनाडु है न्यूक्लियर पावर की स्थापित क्षमता की दृष्टि से नंबर 1 राज्य है, प्रथम स्थान पे है। हमारे देश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य, पहला राज्य हमारे देश में 100% 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ की सभी गांवों में बिजली सबसे पहले पहुंचाई गई। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखें, हरियाणा एक छोटा राज्य है, तो अगर छोटा राज्य है तो उसमें गांव की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी, बहुत ज्यादा संख्या तो होगी नहीं गांव में, है ना। संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11वीं जनगणना के हिसाब से लगभग 20 करोड़ है ना, 19 करोड़ 95 लाख समथिंग, अब तो 20 करोड़ से भी अधिक हो गया होगा। 11वीं जनगणना है, 7 साल हो गए हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। तो जहां सर्वाधिक जनसंख्या वहां पे सर्वाधिक गांव, यूपी सर्वाधिक गांव वाला राज्य है हमारे देश में। तो सबसे ज्यादा गांव अगर यूपी में है तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में सर्वाधिक गांव को विद्युतीकृत किया गया है, 100% नहीं, सर्वाधिक गांव को विद्युतीकृत किया जा चुका है यूपी। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहाँ पे गांव बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि गांव में बिजली जाती ही नहीं है, खंभे हैं, तार गुजरते हैं, गांव में बिजली जाती है 24 घंटे में मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली दी जाती है गांव में, यही मोटा मोटा अनुमान है। तो संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य यूपी है, क्योंकि यहाँ पे गांव ज्यादा है यूपी में। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र औद्योगिक रूप से विकसित राज्य है। बिजली की सबसे ज्यादा खपत कहाँ हो रही है? औद्योगिक क्षेत्र में हो रही है। तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल रूप से बहुत ही डेवलप राज्य है। यही कारण है कि यहाँ पे बिजली की मांग भी बहुत ज्यादा है और खपत भी ज्यादा है। ऐसे तो गोवा भी औद्योगिक रूप से बहुत विकसित है, लेकिन गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, कितनी मांग होगी और कितनी खपत होगी। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास भी हुआ है, साथ में बड़ा राज्य है, इसके चलते यहाँ पे मांग भी ज्यादा है और महाराष्ट्र में विद्युत की खपत भी सबसे ज्यादा है और साथ ही उत्पादन भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, बिजली जो विद्युत की दर होती है ना, उसको मेगावाट में, किलोवाट में और वाट में दर्शाया जाता है। विद्युत की दर, खपत की बात नहीं कर रहा हूं, खपत नहीं, दर। तो जो विद्युत की दर है उसे मेगावाट, किलोवाट और वाट में दर्शाते हैं। 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, यहाँ पे लिखा हुआ है। MW मतलब मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट,
1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, जबकि विद्युत की खपत को किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। ये तो दर है बिजली की, उसकी खपत कितनी हुई, हम घंटा जोड़ देंगे किलोवाट के साथ, किलोवाट घंटा है ना, तो क्या निकल जाएगा, यानी 1 घंटे में कितना किलोवाट, तो पता चल जाएगा कि बिजली की खपत कैसे हुई। हमारे घरों में जो मीटर में बिजली का बिल उठता है ना, वो क्या दर्शाता है, वो किलोवाट घंटा दर्शाता है कि 1 घंटे में आपके घर में कितनी बिजली की खपत हुई। इस आधार पर 1 महीने तक टोटल बिल निकाल लिया जाता है कि 1 महीने में कितना यूनिट उठा। तो जो किलोवाट घंटा होता है उसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। अगर आपके घर में एक महीने में बिजली का बिल 100 यूनिट के हिसाब से आता है, बिजली का बिल 100 यूनिट के हिसाब से आता है, तो इसका मतलब है कि आपने 100 किलोवाट घंटा बिजली खर्च किया। 100 किलोवाट यानी 1 घंटे में 100 किलोवाट खर्च किया, तो उसी हिसाब से बिजली का बिल आता है, यानी 100 यूनिट खर्च किया आपने। तो आइए देखते हैं कि जो बल्ब या बिजली के उपकरण है, बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा या टेलीविजन, ये बिजली की खपत कैसे करते हैं और निकाला कैसे जाता है कि इस उपकरण ने, इस बल्ब ने या इस सेफल ने कितनी बिजली की खपत की। यहाँ से सवाल सभी राज्यों के पीसीएस एग्जाम्स में, चाहे एसएससी एग्जाम्स हो चाहे एस एग्जाम, पूछे गए हैं, मैंने पेपर में देखा है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सवाल पूछे जाते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप 100 वाट के 10 बल्ब जलाएंगे, मान लेते हैं कि आपके घर में 100 वाट वाले जो पीले कलर का बल्ब होता है ना 100 वाट का, मान लेते हैं कि आपके घर में 100 वाट के 10 बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे तक जल रहे हैं। 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक, आप 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे तो कुल खपत कितनी हुई, तुरंत निकल जाएगा। 100 वाट के 10 बल्ब तो कुल कितना वाट हो गया, 1000 वाट हो गया ना। 100 वाट के 10 बल्ब तो टोटल कितने वाट के बल्ब हो गए, 1000 वाट के बल्ब हो गए। कितनी देर तक जले, 1 घंटे तक, यानी 1 घंटे में कितना जला, 1000 वाट जला। तो कुल खपत कितनी हुई, 1000 वाट घंटा। आप 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक जाएंगे तो कुल खपत 1000 वाट घंटा। इसी को हम कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ऊपर देखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बिजली का बिल। अगर आप अपने घर में 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे तो बिजली का बिल कितना आया, 1 यूनिट आया, ठीक है। अब 1 यूनिट का पैसा 3 रुपया, 3.5 रुपया, 6 रुपया, जो भी हो। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसा कि परीक्षाओं में पूछा गया है, इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। आप पिछले सालों के अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर देखेंगे तो आपको ये सवाल दिखेगा। इस सवाल का आप उत्तर कमेंट में दीजिएगा, खुद पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं। आप 100 वाट के एक बल्ब को, अब यहाँ तो 100 वाट के 10 बल्ब की बात की मैंने, अब कह रहा हूं कि आप 100 वाट के एक बल्ब को कितने घंटे तक जलाएंगे तो बिजली की खपत 1 यूनिट होगी। आप 100 वाट के एक बल्ब को कितने घंटे जलाएंगे कि बिजली की खपत 1 यूनिट होगी। इसको आप कितने घंटा निकालना है ना, जलाएंगे तो बिजली की खपत 1 यूनिट होगी। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में दे दूंगा अगर आप नहीं बता पाए तो। इसके बाद आप परिचित हो गए ऊर्जा परिदृश्य से, न केवल आपने आंकड़े देखे बल्कि विभिन्न परंपरागत, गैर परंपरागत, है ना, सोलर एनर्जी कैसे पैदा होती है, पवन ऊर्जा कैसे पैदा होती है, मोटा मोटा आपने समझा उसे, कि पवन विद्युत का उत्पादन तटीय क्षेत्रों में ही क्यों होता है ये भी समझा। राजस्थान कैसे सोलर पावर प्रोडक्शन की दृष्टि से सबसे बढ़िया राज्य है, कि वहाँ सबसे ज़्यादा विकास किया जाता है, सबसे संभावना वाला राज्य, ये भी समझा। तो अब इसके अगले वाले वीडियो में हम अलग अलग सबको कर देंगे। क्या अलग अलग होगा, ताप विद्युत अलग पढ़ेंगे, जल विद्युत अलग, है ना, गैर परंपरागत ऊर्जा अलग, परमाणु विद्युत का विकास हमारे देश में कैसे हुआ है वो अलग, सारे प्रयास बताए जाएंगे कि कैसे शुरू से प्रयास हुआ, खासकर परमाणु विद्युत के क्षेत्र में कैसे प्रयास होना शुरू हुआ आज से 70 साल पहले, तो आज हम इस मुकाम को हासिल कर पाए। ठीक है, तैयार करिए अगले वीडियो का। नमस्कार।